Great. Assalamu alaikum, Rahila. How are you doing? Walaikum salam. I'm good. How are you? Excellent. Assalamu alaikum, everyone. I hope आप लोग सब खैरियत से हैं. आज का हमारा सेशन इज ऑन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, रूहानियत और हमारी सेहत. आजकल की दुनिया में ऑफ कोर्स जिस तरह एजुकेशन बढ़ी है एंड स्पेशली एक सेकुलराइजेशन आ रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि वी आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत की जो अहमियत है वो कम होती जा रही है. एंड परहैप्स उसी की वजह से एक द हाईएस्ट द फास्टेस्ट गोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड भी इज एथियज्म एंड एग्नोस्टिसिज्म. एंड तो ऑफ कोर्स हम उसके बारे में हमारा जो फोकस आज का है कि इससे हमारी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है, कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ. किस तरीके से जो रूहानियत होती है, हमारी जो रूहानी सेहत है, उसका हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है, एंड उससे फिर हमारी मेंटल हेल्थ से क्या लिंक बनता है. कि अगर हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ सफ़र करती है तो उससे हमारी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है, एंड देन किस तरीके से ये जो लोग परेशान हैं, जो लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, किस तरीके से दे कैन यूज स्पिरिचुअलिटी टू डील विद दोस प्रॉब्लम्स. किस तरीके से एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, एक रूहानी प्रैक्टिस हमारी जहनी सेहत को और हमारे फिजिकल हेल्थ को भी बेहतर कर सकती है. सो थैंक यू राहिला फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. एंड तो राहिला, पहला सवाल तो यही हेल्थ होती क्या है, रूहानी सेहत होती क्या है, और उसका हमारे सेहत से किस तरीके से ताल्लुक है. पहले तो थैंक यू सो मच ताहा फॉर हैविंग मी ओवर. एंड मैं बहुत ज्यादा, ये सब्जेक्ट जो है ये मेरे से बहुत क्लोज है, तो आई वाज सो मच लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सेशन. और आपने जो बात की कि इसका ताल्लुक क्या है हमारी सेहत से, तो उससे पहले हम ये थोड़ा सा समझ लें कि ये है क्या, रूहानियत है क्या. हर किसी की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग और अपनी एक डेफिनेशन है, लेकिन हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से अगर रूहानियत को देखें और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी रूहानियत को अगर देखें, तो बेसिकली दिस इज लाइक कनेक्शन विद योर डिवाइन. आप जैसे भी खुदा को, जिस फॉर्म में भी आप खुदा को पहचानते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ये सेल्फ के साथ कनेक्शन होता है, जो एग्नोस्टिक होते हैं और जो इतना नहीं बिलीव करते, बट दिस इज एक्चुअली अपनी स्पिरिट के साथ, अपनी रूह के साथ एक कनेक्शन और रूह की प्योरिफिकेशन और पाकीज़गी की एक बेसिक बुनियाद है कि आप उस तरीके से रूहानियत के रास्ते पे अपना सफर स्टार्ट करते हैं. अब इसका ताल्लुक हमारी सेहत से क्या है, और आप इतनी वो इनिशियली जो आप बता रहे थे और इतनी खूबसूरत बात कर रहे थे कि हमारी सेहत का, हमारे मेंटल हेल्थ का और इसका आपस में कनेक्शन क्या है, और हमारी जिस्मानी सेहत का. तो मुझे लगता है कि जो हमारी रूहानियत है, हमारी जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, वो हमारे ब्रिज है हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारी मेंटल हेल्थ के बीच में. और हर चीज पीछे जाके, जो एक आप कह लें कि उसका जड़ है, जैसे दरख्त होता है तो उसकी रूट जमीन में जाती हैं, तो स्पिरिचुअलिटी भी इसी तरह ही है और इतनी ही इम्पोर्टेंट है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए कि ये रूट्स हैं. और ये रूट्स का स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी. जब वो स्ट्रांग होता है तो उसके ऊपर फाउंडेशन बिल्ड होती है, तो उस फाउंडेशन के थ्रू ही फिर हमारी फिजिकल हेल्थ आती है, हमारी मेंटल हेल्थ आती है, हमारी इमोशनल हेल्थ आती है. वो सब उसके ऊपर खड़े हैं, एक डंडे के ऊपर. तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको समझें तो आई बिलीव कि दैट इज हाउ इट वर्क्स. थैंक यू राहिला. तो राहिला, ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल इलनेसेस एक फिनोमेना होते हैं कि जब हमें कोई शदीद नौयत की टेंशन होती है तो फिर उसके, एक हिसाब ने लास्ट सेशन में बताया था, फिर हमें उसकी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है उसका. उसके साथ साथ हम किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो मसला हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ये प्योरली साइकोलॉजिकल है या फिर इसमें कुछ एस्पेक्ट स्पिरिचुअलिटी की में. फॉर एग्जांपल, सो मुझ पे मेरे पास कभी कभी कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि जिंदगी सही है, ऐसा कोई मसला नहीं है, छोटे मोटे टेंशन हैं उससे डील कर रहे हैं, और वो बहुत सारे मेंटल हेल्थ सर्विसेज भी गए लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, एंड उनको बस अजीब सा एक एम्प्टीनेस ही महसूस होती है. तो ऐसा क्यों होता है, एंड ये इसके बारे में थोड़ा वजाहत कर सकती हैं?
बिल्कुल, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि साइकोलॉजिकल हम डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश कैसे करें। और ये बहुत ही इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल टू डिस्टिंग्विश। जैसे इसके अंदर साइकेट्री भी आ जाती है कि कुछ प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल होते हैं, कुछ साइकेट्रिक इश्यूज होते हैं जो कि आपके केमिकल इम्बैलेंसेस जब हो जाते हैं माइंड में, तो केमिकल लेवल के ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जिनको फिर साइकेट्री इशू साइकेट्रिस्ट डील करते हैं सारे। एंड जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, दे आर मोस्टली इमोशनल इश्यूज, जैसे एंगर है, डिप्रेशन है, टेंशन है, स्ट्रेस है। और उनका इससे डिफरेंशिएशन का ये पैमाना है कि आप किसी से बात कर ले, थोड़ा कोई आपका कथारसिस कर दे, तो वो फौरन नीचे आ जाते हैं। आप इसको एक बैलेंस की तरह समझें कि मेंटल हेल्थ आपकी अगर सही है तो वो कैसे इंसान को पता चलता है। वो इस तरह से है कि आप एक रेस्टिंग स्टेट है, जो कि एक काम और एक नॉर्मल स्टेट है, और आप पेंडुलेट करते हैं। आप बीच में दिन में कई मरतबा आप एक एक्सट्रीम पे जाएंगे, जैसे एंगर, सैडनेस और स्ट्रेस की एक्सट्रीम पे जाएंगे, लेकिन अगर आप वापस आ जाए अपने सेंटर पे थोड़ी देर के लिए उस इमोशन को फील करके, तो आप का एक साइकोलॉजिकल, एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल इशू है। अब जैसे आपने इतनी खूबसूरत एक एनालॉजी दी है कि उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि एम्प्टीनेस है, सब कुछ लाइफ में ठीक है। तो स्पिरिचुअल हेल्थ जो होती है वो सिर्फ दोनों एस्पेक्ट से हम उसको देखते हैं कि सिर्फ डिटीरिएट नहीं होती, एक एलिवेशन के भी सिम्टम्स होते हैं। ये कभी कभी ये होता है कि आपको एम्प्टीनेस, अगर हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से उसको देखें, तो वो ये है कि आपका सेल्फ के साथ कनेक्शन नहीं है। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कनेक्शन विद द सेल्फ। जब आप बाहर की दुनिया में अचीवमेंट्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यू आर निग्लेक्टिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हु इज योर सेल्फ, कि रिश्तेदार भी सही है, रिलेशनशिप भी सही चल रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, बाकी सब कुछ सही है, लेकिन इंसान को एक जॉय, एक मीनिंग नहीं नजर आ रहा, फिर लाइफ पर्पस नहीं मिल रहा। जैसे बिल गेट्स ने इतना अरसा पैसा कमाने के बाद इवेंचुअली उसको लगा कि मैं तो खुश ही नहीं हूँ, एंड देन ही वेंट टुवर्ड्स फिलैंथ्रोपी, और फिर उसने वो सारे काम स्टार्ट किए ताकि अपनी स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट कर सके, रूहानियत की तरफ अपने पर्सपेक्टिव से आ सके। तो इसी तरह एक एम्प्टीनेस की रीजन ये होती है। तो ऐसे आप गेज कर सकते हैं कि ये आपको साफ पता चलता है कि अच्छा, ये मेरा अब इनर डीपर और इनर मसला है। फिर आप अपनी सोल सर्चिंग स्टार्ट करते हैं। कई लोगों का ये पहला पॉइंट होता है सोल सर्चिंग का। और कभी कभी ये होता है कि एम्प्टीनेस इस वजह से नहीं होती कि आप अपने सेल्फ के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो स्पिरिचुअल एलिवेशन हो रही होती है। तो उसके अंदर भी एक गैप का टाइम होता है कि आप एक सर्टेन, जैसे आपने मेडिकल का फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे दिया, आपका प्रॉप हो गया, आपके नंबर आ गए, फिर एक रेस्टिंग, एक वेटिंग पीरियड है कि जब आपका रिजल्ट आना है। अब उस वेटिंग पीरियड के अंदर आप बहुत सारे इमोशन से गुजर सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में भी यही होता है कि जब आप उसकी मनाजिल तय कर रहे होते हैं, तो एक मंजिल पे पहुंच के फिर आपका एक रेस्टिंग एक पीरियड आता है, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली आपको ये टाइम दिया जा रहा होता है टू रिफ्लेक्ट एंड टू, जो भी अंदर इंफॉर्मेशन आई होती है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, सिंक इन होने के लिए वो एक टाइम आपको दिया जाता है। तो उसमें भी इंसान कभी कभी एम्प्टी और सैड और लो फील करता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, जर्नी इसकी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू राहिला। सो राहिला, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग होते हैं वो थोड़ा घबराते भी हैं आजकल स्पिरिचुअलिटी से, बिकॉज ऑफ कोर्स वो रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से, एंड देन ऑफ कोर्स थोड़ा डिसइल्यूजन हो जाते हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस से। So how is spirituality different from religion? And इसमें आप अगर किसी को अगर लेट्स से ये है कि यार ये रिलीजियस चीज़ों के जो भी मसले वगैरह चलते हैं जो भी, तो फिर उनको आप क्या कहना चाहेंगी कि किस तरीके से उसको ओवरकम कर सकते हैं, और क्या तरीके हैं स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करने के? ये जो डिफरेंस क्या है स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इन इटसेल्फ। बेसिकली रिलीजन इज द थ्योरी पार्ट एंड स्पिरिचुअलिटी इज द एक्सपीरियंशियल पार्ट। रिलीजन बहुत सारे रूल्स के साथ आता है, फिक्स्ड रूल्स के साथ आता है, ये करना ये करना ये करना, कंडीशनिंग होती है। और स्पिरिचुअलिटी इज अ फ्री फ्लोइंग रिवर और वाटर, जिसमें आप एक्सप्लोरेशन करते हैं।
तो काफी सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो रिलीजियस सख्ती की वजह से भी आती हैं, जैसे रिजिडिटी है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, कई लोग गिल्ट में चले जाते हैं कि ओ माय गॉड मैंने ये गलत कर दिया रिलीजन के पर्सपेक्टिव से। रिलीजन मोस्टली आपको क्लोज कर देता है, आपके माइंड को ओपन नहीं होने देता, और स्पिरिचुअलिटी उसको बहुत ज्यादा ओपन करती है। अगर कुछ हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो हमें फॉलो करते रहे हैं, तो हम अब तक बात करते रहे हैं कि एनर्जीज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कि हमारे माइंड में पहले मेंटल लेवल पे हमारे थॉट्स बनते हैं, फिर वो इमोशंस में कन्वर्ट होते हैं, फीलिंग्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर उसके बाद आपकी बॉडी में डिफरेंट जगहों पर सेटल होने शुरू होते हैं, वहां पे ब्लॉक्स बनने शुरू होते हैं। तो इसी तरह ही रूहानियत में एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि जब आप कोई भी गलत काम करते हैं तो आपके दिल के ऊपर एक स्याह धब्बा पड़ जाता है, जिसको आप मेडिकल टर्म्स में समझ लें कि टॉक्सिसिटी आ जाती है। तो आपकी जो प्योर रूह होती है उसके अंदर थोड़ी सी कोई वायरस आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो उसके बाद वो बढ़ता जाता है तो इलनेसेस होनी शुरू हो जाती हैं, मेंटल लेवल पे भी और फिजिकल लेवल पे भी। अब ये रिलीजन भी इसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि उसके अंदर भी जब इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती हैं, तो उसमें भी हमारे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड काफी सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इनिशियली इसको बिल्कुल सेपरेट रखा जाता था और साइकोपैथोलॉजी में ही आता था कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को साइकोपैथोलॉजी की तरफ ले जाते थे, लेकिन अब DSM-4 और DSM-5 में इसको इंक्लूड किया गया और स्पिरिचुअल साइकोथेरेपी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि फेथ हीलिंग एक बहुत वो वाइड स्प्रेडिंग चीज हो रही है, जिसके थ्रू बहुत डीप रूटेड इलनेसेस भी ट्रीट हो रहे हैं, जैसे डिप्रेशन है और इवन chronic diseases like bipolar and schizophrenia, बहुत सारी इसके ऊपर स्टडीज में आई वाज रीडिंग द अदर डे, इसके ऊपर काफी सारी स्टडीज हैं, और उसके अंदर बल्कि CBT की टेक्निक्स आई हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी को पे बेस करके हैं, जिसके अंदर वो बेसिकली 4 स्टेप्स के ऊपर उसको बेस करते हैं कि पहले आती है एक्सेप्टेंस, कि एक्सेप्टेंस ऑफ वेयर यू आर एंड व्हाट द प्रॉब्लम इज, एंड देन होप डेवलप करवाते हैं, फिर उसके बाद फाइंडिंग मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ, और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट। तो उससे भी बहुत ज्यादा लोगों का इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम, एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस काफी ज्यादा इससे डिसॉल्व हो रहे हैं। और उसके अलावा आपने कहा कि इसको हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी को, जिससे हम अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके अंदर पहली चीज तो आ जाती है सेल्फ के साथ कनेक्शन। पहले तो आइडेंटिफिकेशन है कि जी आप कहाँ खड़े, मैं कौन हूँ, हु एम आई, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू नो, और मैं किस लेवल पे अपनी लाइफ में खड़ा हूँ, कि मेरे अंदर कितना एंगर है, कितनी सैडनेस है, कितनी हैप्पीनेस है, कितना इमोशंस, अपने बहुत पूरी ऑनेस्टी के साथ इंसान अपना एनालिसिस करे, और फिर उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि अच्छा दिस इज वेयर आई एम एट, और अब मुझे अपने अंदर ये चीजें ठीक करनी है ताकि मैं अपनी रूह को प्योरीफाई कर सकूं। तो इट्स बेसिकली अ होल प्रोसेस, अगर सिंपल टर्म से हम इसको समझें, कि आपने इम्प्योरिटी से प्योरिटी की तरफ अपनी रूह को या अपने नफ्स को लेके जाना है, जिसके थ्रू फिर इंसान हर किस्म की प्रॉब्लम से निकल जाता है। इसकी बहुत एक छोटी सी और बहुत ही अमेजिंग क्लासिक सी एग्जांपल है जो मैं दूंगी, जो मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को भी समझाती हूँ, कि अगर आप ये देखते हैं कि आप के पास कुछ नहीं है, तो आपका ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेस, एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है, और आप कहते हैं आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस। तो वो उधर एक तो ये भी आता है कि अभी मेरे पास नहीं है, फिर लोग वरी में चले जाते हैं और सारा। अब ऑन द कॉन्ट्ररी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, इट बिलीव्स इन गिविंग, फ्री फ्लोइंग। तो उसके अंदर आप ये, अगर इफ यूर फोकस कि अच्छा मैं क्या दे सकती हूँ या मैं क्या दे सकता हूँ, सो इफ you don't need anything from anyone, you're already full in control। तो जब आप इन कंट्रोल होते हैं तो आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी नहीं होते, क्योंकि आपके कहीं से कोई थ्रेट नहीं आ रहा, एनवायरनमेंट से कोई प्रेशर नहीं आ रहा, कोई स्ट्रेस का ट्रिगर ही नहीं है। तो उससे फिर बड़ी एक फ्री फ्लोइंग सी प्रैक्टिस हो जाती है, तो इंसान कंट्रोल में भी आ जाता है, उसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाते हैं। सही, थैंक यू। आई थिंक वो हम करेंगे भी। आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, और ये एक कनेक्शन है ग्रीफ की, कि जब किसी हमारे अजीज का इंतकाल होता है, और जिस तरह एक क्वेश्चन है कि उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया और उनकी ज़िंदगी पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है,
So how can spirituality help us deal with grief, especially इन situations में जिसमें हमारी mortality का सवाल आ जाता है, death का जो concept आ जाता है, तो रूहानियत हमें मौत से और अपने अजीजों की डेथ से या फिर इवन अपनी इवेंचुअल डेथ से किस तरह हेल्प कर सकती है डील करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए उस चीज को? आई बिलीव कि रूहानियत जो है ना, दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट, इफेक्टिव एंड क्विकेस्ट मेथड जिसके अंदर आप ग्रीफ एंड बेरीवमेंट से निकल आते हैं। और तहा आपको तो पता होगा कि ग्रीफ एंड बेरीवमेंट बहुत ज्यादा बेस करता है फेथ हीलिंग पे, माइंडफुलनेस पे, एक्सेप्टेंस पे। तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी या रूहानियत की पर्सपेक्टिव से बात करें तो उसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है रूहानियत का, वो ये है टू सरेंडर टू द हायर पावर। सबमिशन होती है, सबमिटिंग योर विल टू गॉड्स विल। इसमें आप अपने सेल्फ को नलिफाई कर देते हैं एक दफा, बिल्कुल प्योरिटी की फॉर्म पे पहुंचने के लिए आप अपने ईगो को कंट्रोल, वो अपने उसमें नफ्स को अपने काबू में ले आता है, अपने ईगो के साथ आपकी जंग होती है, तो यानी कि सरेंडर होता है। तो जब आप पहले ही सरेंडर कर लेते हैं कि देयर इज दिस हायर पावर दैट नोज बेस्ट फॉर मी, और ये उसका इट वाज अ डिवाइन फैसला, तो मैंने इसको एक्सेप्ट करना है, तो आधा प्रॉब्लम आपका उधर ही ग्रीफ में चला जाता है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि दैट इज बेस्ट फॉर मी। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है कि द पर्सन जिसने डिपार्ट किया है, इट्स जस्ट कि वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं। जो एनर्जी हमने, अगर सबको याद होगा तो लास्ट टाइम हमने कहा था कि जब इमोशनल लेवल पे आप एनर्जेटिक लेवल पे डील कर रहे होते हैं इमोशन के साथ, कि एक इमोशन को आप कैसे प्रोसेस करें, तो हमारे पास 3 ऑप्शंस होती हैं। या तो आप उसको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, या उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे ये ग्रीफ में तो इन्होंने एब्जॉर्ब किया हुआ है और होल्ड किया हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके ऊपर वो हम रो रहे होते हैं और बेबस और हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं। और तीसरा होता है कि आप उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अब अगर यही हम रूहानियत के पर्सपेक्टिव से समझे तो हमें ये समझ आएगी कि वो अभी गए नहीं है। एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट हमारा है और समझ आती है कि दे हैव जस्ट, देयर बॉडी हैज ट्रांसफॉर्म्ड, देयर एनर्जी हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर वर्ल्ड एंड वी विल गो बैक एंड मीट देम। इवेंचुअली हमारा सबका फाइनल डेस्टिनेशन वो है एंड वी विल बी देयर। तो फिर दिल को सुकून और तसल्ली मिल जाती है इस तरह। तो इसमें हम ग्रीफ एंड बेरीवमेंट से जो भी लोग गुजरे होते हैं उनको एक तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली सीबीटी टेक्निक्स के थ्रू उनके अंदर लेके आते हैं, होप बिल्ड कराते हैं, एक्सेप्टेंस बिल्ड कराते हैं, फिर उनका पर्पस ऑफ लाइफ, मीनिंग उसमें क्रिएट करते हैं कि उनका जाना कैसे अच्छा था। तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक है, बहुत सारी नई चीजें निकल के आती हैं सामने, और फिर इंसान के दिल को सुकून और तसल्ली भी मिल जाती है। फिर वो ग्रीफ और उसमें से वो निकल आते हैं जब उनका रिजॉल्व हो जाता है, रेजोल्यूशन मिल जाता है। और जब आप अपने सोल के साथ कनेक्ट होते हैं, रूहानियत के रास्ते पे होते हैं, तो आप हर, बिकॉज सरेंडर की स्टेज है, तो आप हर चीज के अंदर सरेंडर ले आते हो और आपकी बेसिकली यू रिटर्न बैक जो उस पे जो आपका असल है, दैट इज पीस एंड सेरेनिटी एंड लव एंड कामनेस। तो फिर आप उस फ्री फ्लोइंग स्टेट में आ जाते हैं। थैंक यू रहीला। सो रहीला, ऑफ कोर्स अगर किसी क्वेश्चन हैं प्लीज जरूर पूछिए, बट इन द मीन टाइम आप कोई हमें छोटी सी एक्सरसाइज करवा सकती हैं, कोई मेडिटेशन व्हिच कैन हेल्प अस कनेक्ट विद आवर स्पिरिचुअल सेल्फ? हाँ, श्योर। एक इसके अंदर एक जैसे डिफरेंट जो रूहानियत की प्रैक्टिस है कि हम अगर कोई स्पिरिचुअलिटी के जर्नी के ऊपर स्टार्ट होना चाहता है, सेल्फ के साथ कनेक्ट होना चाहता है, तो उसके लिए हम क्या करें। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हु एम आई की एक बड़ी ब्यूटीफुल जर्नी है कि अपने आप को पहले पहचानेंगे, नो अबाउट आवरसेल्व्स, तो ही हम वहां से आगे बढ़ सकते हैं। एंड देन इट्स अबाउट सेल्फ अवेयरनेस एज वेल कि अभी वेयर एम आई, अभी इस मोमेंट में। तो उसके लिए एक बड़ी आई एम की एक बहुत अच्छी मेडिटेशन है, तो वो मैं सारों को करवाने लगी हूँ। तो बस टेक 30 सेकेंड्स और सो कि सब सेटल हो जाए। सेटल होने का मतलब ये है कि आप आराम से बैठ जाएं और अपने दोनों पाँव जमीन पे रख लें। और जब भी मेडिटेशन आपने करनी है और आप चेयर पे बैठे हैं, तो मेक श्योर कि आपके पाँव जमीन पे हो, आप ग्राउंडेड हो। और अगर आप बेड पे बैठे हैं तो आपकी बैक पीछे सपोर्ट हो, आप क्रॉस लेग जिस भी कंफर्टेबल पोजीशन बैठना चाहें, बस स्पाइन नॉर्मल टू स्ट्रेट हो, अकड़ानी भी नहीं है, लेकिन कंफर्टेबली स्ट्रेट अपनी स्पाइन रखें। रिलैक्स योर शोल्डर्स and just gently close your eyes. Bring your awareness to your breath.
and start noticing your breathing rhythm. अपनी सांस पे तवज्जो ले आए और अपनी सांस को महसूस करना शुरू करें. जब आप सांस अंदर लेते हैं तो थोड़ा सा आपका बॉडी लिफ्ट होता है, सांस बाहर निकालते हैं तो पूरी बॉडी रिलैक्स होके वापस गिर जाती है. पूरी तवज्जो अपनी सांस पे रखें. एक और गहरा लंबा सांस और आराम से सांस को छोड़ दें. लास्ट टाइम हम एक गहरा लंबा सांस लेंगे. गहरा लंबा सांस और आराम से सांस को छोड़ दें. और आप अपनी तवज्जो लेके आए अपने माइंड पे, और अपने माइंड में हर अंदर आने वाली और हर बाहर जाने वाली सांस के साथ आपने कहना है आई एम अपना नाम. जैसे मैं कहूंगी इनहेल पे आई एम राहिला अहमद, या मैं राहिला अहमद हूँ. I am Rahila Ahmed on the inhale. I am Rahila Ahmed on the exhale. Keep inhaling, keep exhaling. Inhaling, I am your name. Exhaling, I am your name. और जैसे जैसे आप ये कर रहे हैं तो आपको अपना पूरा कनेक्शन अपने वजूद के साथ में होता, बिल्ट होता महसूस होगा. सांस लेते रहें और अपने माइंड में इसको रिपीट करते रहें. और अब जैसे जैसे आप ये कर रहे हैं, साथ ही आप अपने माइंड में वो सारे वाकयात लेके आए बचपन से अब तक, जो कि बहुत ही कोई दुख वाले वाकयात थे, जिसमें आपको कभी किसी ने मारा या तकलीफ दी किसी ने. बचपन से अब तक जितने भी वाकयात हैं आप अपने माइंड में वो लेके आए. उनको भी आने दे, एक स्क्रीन की तरह, एक फिल्म की तरह अपने मेंटल स्क्रीन पे चलने दे. और इन सांस अंदर लेते हुए आई एम योर नेम, सांस बाहर निकालते हुए आई एम योर नेम. आई एम राहिला अहमद. आई एम राहिला अहमद. और अब आप सारे वाकयात को जाने दें. अपनी आंखें बंद रखें और अब हम सिंपल जाएंगे आई एम और आपका पहला नाम. जैसे मैं कहूंगी आई एम राहिला, एक्सहेल पे आई एम राहिला. सांस अंदर लेते हुए आई एम अपना नाम. सांस बाहर निकालते हुए आई एम अपना नाम. आराम से सांस अंदर लें, आराम से बाहर निकालें और पूरी तवज्जो इस एक्सरसाइज पे रखें. मेडिटेशन में कोई जल्दी नहीं है. आप ये तसव्वुर करें कि इस वक्त दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि आप अपनी सांस पे तवज्जो रखें और आप इस एफर्मेशन पे, इस मंत्रा पे तवज्जो रखें. और अब जैसे जैसे आप अपना नाम ले रहे हैं कि आई एम राहिला, आई एम राहिला, तो उसके साथ साथ आप जितने भी बचपन से लेकर अब तक अच्छे खुशगवार वाकयात हुए हैं, जो चीजें आपने अपने हाथ से की हैं, आपने कोई एजुकेशन ली है, कोई गाड़ी खरीदी, कोई घर खरीदा, किसी के लिए कोई अच्छा काम किया, आपको किसी ने कोई गिफ्ट्स दिए, कुछ अच्छा हुआ, वो सारे अच्छे वाकयात याद करें. सांस अंदर लेने पे आई एम अपना नाम, पहला नाम सिर्फ, और सांस बाहर निकालते हुए आई एम पहला नाम. और याद करते जाएं सारे अच्छे वाकयात. हर अंदर आने वाली सांस आपको एनर्जाइज करती है, हर बाहर जाने वाली सांस आपको रिलैक्स करती है. और जो भी आप अच्छे वाकयात याद करते हुए जो भी फीलिंग्स फील कर रहे हैं, उसको अपने पूरे जिस्म के अंदर महसूस करें. अब हम इसके तीसरे हिस्से की तरफ जाएंगे. आपने अपना पहला नाम भी ड्रॉप कर दें. सांस अंदर लेते हुए सिंपल आपने कहना है इनहेल पे आई एम,
एक्सहेल पे आई एम, इनहेलिंग आई एम, एक्सहेलिंग आई एम। सारे ख्यालात और वाकयात भी ड्रॉप कर दें और पूरी तवज्जो सिर्फ अपने अंदर, अपने ऊपर ले आए। इनहेलिंग आई एम, एक्सहेलिंग आई एम। और जब आप ये कह रहे हैं, साथ साथ अपने अंदर जो आय है, जो आपकी रूह है या मैं है, उसको तलाश करने की कोशिश करें, उसको देखने की कोशिश करें। फिजिकल बॉडी से हट के जो ये खूबसूरत सोल आपकी इस फिजिकल बॉडी में रहती है, उसके साथ कनेक्ट करें। इनहेल आई एम, एक्सहेल आई एम। और अब आराम से इसको भी छोड़ दें और बिल्कुल पूरी तवज्जो अपने ऊपर रखें। एक दोबारा गहरा लंबा सांस ऑल द वे डाउन टू द टिप्स ऑफ योर टोज। पूरे जिस्म में सांस को जाते हुए महसूस करें और सांस को होल्ड कर लें और अब आराम से सांस को छोड़ दें। अपने पाँव अगर जमीन पे हैं तो पाँव के ऊपर तवज्जो रखें और जमीन को महसूस करें। एक और गहरा लंबा सांस और सांस को रोक लें और आराम से सांस को छोड़ दें। और अब आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथों को आपस में जोर से आप रब करना शुरू करें। सांस लेते रहें और अब दोनों हाथों को रब करते रहें। इससे आपके हाथों में हीट जनरेट होगी और जैसे ही आपको अपने हाथ गर्म महसूस हो तो आप दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रख लें। एक गहरा सांस लें और इस वार्मथ को अपनी आंखों में एब्जॉर्ब करें और जब आप बेहतर महसूस करें, रेडी, तो जेंटली अपने हाथों को नीचे ले आए और आराम से अपनी आंखें खोल दीजिए। Thank you, Rahila. That's quite powerful. Thank you. I hope हमारे ऑडियंस को भी फायदा हुआ होगा. Please feel free to share. आप क्या सा experience? प्लीज अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें. ये एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है जिससे दिस इज वेरी द स्टार्टिंग पॉइंट सेल्फ के साथ कनेक्ट होने का. हमारे दो क्वेश्चंस हैं. एक है कि एक सवाल है कि अपनी अब रूहानियत को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को, स्पिरिचुअलिटी को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. बहुत सारे तरीके हैं. आप अपने बारे में, जैसे हमने काफी सारी चीजें डिस्कस भी कर ली हैं, अपना फोकस फॉरगिवनेस पे रखें, क्योंकि बेसिकली आप अपने जहन में ये रखें कि आपकी रूह जो है, आपकी स्पिरिट जो है, वो एक कपड़ा है जो मैला हो चुका है जगह जगह से. आपने उसको धोना है, उसकी सफाई करनी है. तो उसकी सफाई कैसे हो सकती है? अब वो गंदा किस वजह से हो सकता है? किसी का हर्ट रखा हुआ होगा, किसी के ऊपर एंगर होगा, किसी के लिए रिजेंटमेंट रखी हुई होगी. हो सकता है कि हमने अपना हाथ तंग किया हुआ है. बेसिकली तो हमने ईगो से निकलना है ना, ईगो की कंट्रोल से निकलना है और अपने आप को देना है सबमिशन के अंदर. तो अब वो हम कैसे कर सकते हैं? वो इसी तरह कर सकते हैं कि जितना, जब आप किसी को माफ कर देते हैं ना, वो बहुत एक बड़ा एस्पेक्ट होता है. लोगों के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करें. लोगों के ऊपर ये ना देखें कि कोई मुझे क्या दे रहा है, ये देखें कि आप दूसरों को क्या दे सकते हैं. आपने एंजल्स देखे होंगे. एंजल्स बहुत लाइट होते हैं और जब भी हम एंजल्स का सोचते हैं तो पर आते हैं, क्योंकि एंजल्स आर जस्ट काइंडनेस. तो अपने आप से रोज पूछिए कि मैं कौन सी सिर्फ 2 चीजें मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ किसी के लिए. तो रोज अगर आप 2 चीजें भी करना शुरू करेंगे तो उसकी कितनी पॉजिटिव एनर्जी और वाइब्रेशन इंक्रीज होगी और आपका वो सेल्फ के साथ कनेक्शन बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, खुलना शुरू हो जाएगा. उसके अलावा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें. हम माइंडलेस होते हैं जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं, मेंटल इश्यूज में होते हैं.
हम कंप्लीटली माइंडलेस होते हैं, उनका कोई हम सर पैर नहीं होता, उसके कोई सेंस नहीं बना रहे होते, बस हम अपने इमोशंस में फंसे हुए होते हैं। तो हम उनके बारे में अगर व्हेन वी स्टार्ट गेटिंग माइंडफुल, तो हमारे फोकस, कंसंट्रेशन, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इन प्लेस आनी शुरू हो जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है माइंडफुलनेस कैसे प्रैक्टिस करें। बहुत सिंपल है, हम काफी सारी टेक्निक्स शेयर भी कर चुके हैं, और उसके अंदर क्या है, ब्रेथ, द बेसिक एंड द मोस्ट इजीली एंड रेडिली अवेलेबल। अपनी अवेयरनेस अपनी ब्रेथ पे ले आए। अच्छा, मैं कैसे सांस ले रहा हूँ, ठंडी है, गर्म है, क्या है, अच्छा मेरी जिस्म में क्या हो रहा है, दैट इज द बेसिक थिंग। और खाना खाते हुए माइंडफुली खाएं, किसी से बात करते हुए, जैसे मैं और ताहा अभी आपके सामने हैं, तो हम दोनों का पूरा फोकस आप लोगों के ऊपर है, आपके क्या सवालात आ सकते हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, ये भी माइंडफुलनेस है। आपको सेपरेट सिक्लूडेड होके किसी मेडिटेशन में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप जो भी कर रहे हैं पूरी तवज्जो के साथ करें। अब तवज्जो, हमारा तो बड़ा एक रेस्टलेस माइंड है, तो वो तो इधर चला जाता है, उधर चला जाता है, पता ही नहीं चलता। अब उसके लिए क्या करें, उसके लिए योगा है, ब्रेथ वर्क है, वॉक है, आप वॉक पे चले जाएं, आप एक्सरसाइज करें, तो जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी आपके अंदर स्टोर होती है वो शंट हो जाती है। फिर नॉलेज गेन करें। आप जो भी चीज अपनी लाइफ में चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। इंजीनियर बनना चाहते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम रूहानियत के रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो उसके बारे में पढ़ें। इतने जबरदस्त किस्म की बुक्स हैं, सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं, उनकी हिस्ट्रीज पढ़े, ऑटोबायोग्राफीज पढ़े, लोगों से बात करें, इसके बारे में अपना नॉलेज इंक्रीज करें। ऐसे लोगों की सोबत में बैठें जो कि इस रास्ते पे हैं, पॉजिटिव लोगों की सोबत में बैठें। तो ये सारी छोटी 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 टेक्निक्स ऐसी हैं कि इंसान इससे रूहानियत के रास्ते पे चल सकता है। ग्रेट, थैंक यू राहिला, एक्सलेंट सेशन एज पर यूजुअल। हमारे व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया, एंड होपफुली आपको इस सेशन से फायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह हम लोग 2 हफ्तों में दोबारा वी विल कन्वीन एक और टॉपिक के साथ। बहुत ख्याल रखें एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू ताहा, अल्लाह हाफिज।